बनती है। आज उसी हमारा सरैया के नाजिर जनाब मौलाना सिद्दीक कासमी साहब हमारे बीच है। इन लोगों को बेतिया भी जाना है, लिहाजा मैं शेर के साथ उन्हें दावत देना चाहता हूं कि अपनी उजाले अपनी यादों के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए मौलाना सिद्दीक कासमी साहब। मेरी प्यारी माँ बहनों और इस मजमे में हज़ारों की तादाद में शरीक मर्द हजरात, मुझे यहाँ आकर आपकी क़ुव्वत और आपकी तारीख़ का नज़रों से मुशाहिदा करने का मौका मिला। पढ़ा करता था, सुना करता था कि यहाँ की सरज़मीन तारीख़ बनाया करती है, यहाँ की सरज़मीन इतिहास लिखा करती है। लेकिन आज जब अपनी आँखों से इस मजमे को देख रहा हूँ तो मेरा पढ़ा हुआ सुना हुआ इल्म यकीन के दर्जे को पहुँच रहा है। दर्जनों बिहार के मकाम पर होने वाले धरने को देखा और 2 दिनों से लगातार मुख्तलिफ अज़ला के मुख्तलिफ धरनों में शिरकत का मौका मिला। लेकिन यहाँ जितनी बड़ी तादाद मैंने देश के तमाम बाशिंदों की और सभी धर्म के लोगों की देखी, इतनी बड़ी तादाद कहीं और नजर नहीं आई। इसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी इस कुर्बानी को कदर और एहतराम की निगाह से देखता हूँ और मैं इस उम्मीद से देख रहा हूँ अब इस मुल्क को कि यकीनन अब मेरा देश बच जाएगा। जब माओ और जवानों की तरफ से इनकलाब पैदा किया जाता है तो तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है, वो इनकलाब अपने अंजाम को पहुँचता है। वो माँ बहनें जो कल तक और अब तक अपने घरों की हिफाजत का काम कर रही थी, वो अपने घरों से निकलकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज, धरना, प्रोटेस्ट करके मुल्क की हिफाजत का एजेंडा अपने हाथ में लिया। हमारी माओं की कुर्बानी और उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मुझे यकीन है, देश को यकीन है कि जैसे माँ बहनें अपने घर की हिफाजत करने में कामयाब रही हैं, इसी तरीके से आप मुल्क की हिफाजत में भी कामयाब साबित होंगी। हज़रात, यहाँ एक बड़ी बात जो मेरे खुशी की है और मेरी ही खुशी नहीं बल्कि इस देश के एक एक बाशिंदे और एक एक नागरिक की खुशी की चीज़ है यहाँ, वो ये है कि मैं दूर से देखते हुए आ रहा हूँ कि हमारे दूसरे धर्म के भाई, दलित समाज, पसमादा समाज, दबे कुचले समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों की बहुत बड़ी संख्या इस धरने में शरीक है और पीछे से आ रही है। अब यहाँ मैं सवाल करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस धरने में आइए, उसके बाद कहिए कि कपड़े से आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। यहाँ आकर उनका भ्रम टूट जाएगा कि यहाँ किसी खास कपड़े वाले की भीड़ नहीं है,
और यहाँ किसी खास धर्म के लोगों का धरना नहीं है, यहाँ उन तमाम लोगों का धरना है जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब से प्यार करते हैं। ये उन तमाम लोगों का धरना है जो देश को बचाना चाहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए बनाए गए कानून को बचाना चाहते हैं। ये देश आपका है, ये मिट्टी आपकी है, ये वतन आपका है। आपने पहले भी देश को संकट से निकाला है और आज भी आपकी ये कुर्बानियां देश को संकट से निकाली है। हजरात, जिस तरीके से आप यहाँ सब लोग जमा हैं, ये जानकर जमा है कि ये कानून सिर्फ एक कम्युनिटी, एक धर्म, एक इलाके के लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुल्क के तमाम बाशिंदों के खिलाफ है। आप सोचिए, इस कानून के बाद NRC का कानून आएगा और ये झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, मुल्क के पार्लियामेंट में भी झूठ बोल रहे हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी झूठ बोल रहे हैं कि हम NRC का अभी तक कोई इरादा नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने इरादा नहीं किया है। आपने परसों वाला जो उनका बयान सुना इस पार्टी के बड़े लीडर का पार्लियामेंट में, वो यही था कि अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है NRC का, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया है। उनके कागजात, उनके खुफिया दस्तावेज और इस मुल्क को और इस मुल्क के मिजाज को और इस फिरका परस्त पार्टी के मिजाज को समझने वाले लोगों का यकीन है कि इसने तय कर लिया है कि हम इस मुल्क को बर्बाद करके दम देंगे। NRC लाएंगे। NRC किस पर होगा? लोग ये समझते हैं कि किसी खास धर्म के लोगों के साथ NRC का मामला होगा, ऐसा नहीं है। NRC देश के तमाम नागरिक के ऊपर ये लाना चाहते हैं। सभी धर्म के लोगों को NRC की लिस्ट में आने के लिए कागजात देना पड़ेगा, जैसा कि आसाम में हुआ। आसाम में NRC की लिस्ट से सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हमारे प्यारे 14,43,000 हिंदू भाई भी बाहर रह गए। हमें सिर्फ 4 लाख की फिक्र नहीं है, मुझे 14,43,000 अपने हिंदू भाइयों की भी फिक्र है कि वो इस मुल्क के रहने वाले, इस मुल्क के मूलवासी, और इनको यहाँ की नागरिकता से महरूम किया गया। NRC जब पूरे मुल्क में आएगा तो पूरे मुल्क में यही सूरत हाल होगी कि एक धर्म नहीं, सभी लोगों को कागज देना पड़ेगा, सभी लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। लेकिन इनसे पूछिए, किस मुल्क में तुम कागज की बात करते हो? तुम किन लोगों से प्रूफ मांगते हो? इस देश की सूरत हाल ये है कि इस देश में 30 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जिनके पास अपनी भूमि और अपनी जमीन नहीं है। 30 करोड़ लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। ये 30 करोड़ लोग जिसकी एक बड़ी संख्या होती है, और इतनी बड़ी संख्या और तादाद में एक देश बन जाया करता है। आप बताइए कि 30 करोड़ लोग जिनके पास जमीन नहीं है, ये कहां से कागजात और प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकेंगे? इस मुल्क की सूरत हाल ये है कि करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं, जिनका अपना मकान नहीं है। किराए के मकान में रहने वाले कहां से अपनी नागरिकता और कहां से अपनी शहरियत को साबित कर पाएंगे? जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की पोजीशन ये है कि यहाँ 8 करोड़ से ज्यादा हमारे आदिवासी भाइयों की तादाद है, जो जंगलों और पहाड़ों से जिंदगी गुजारते हुए अब यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारे 8 करोड़ आदिवासी भाई कहां से कागज और डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ अपनी नागरिकता का पेश कर सकेंगे? जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की पोजीशन ये है कि 15 करोड़ से ज्यादा
हमारे ऐसे भाई हैं जो एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। बंजारा लोग हैं, नट समाज के लोग हैं, बक्खो समाज के लोग हैं, कनंदर समाज के लोग हैं, और इस तरीके से कई समाज के लोग हैं जो एक जगह ही नहीं रहते। कभी यहाँ टेंट बनाया, फिर 1-2 महीना यहाँ कमाई किया, फिर दूसरे टाउन में चले गए, फिर तीसरे टाउन में चले गए, फिर चौथे टाउन में चले गए। पैदा कहीं होता है वो, बढ़ता कहीं है, जवान कहीं होता है, और उसकी मौत कहीं और आती है। ऐसे 15 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे इस देश में रहते हैं। हमारे इन 15 करोड़ भाइयों से अगर आप मांगोगे कि अपनी नागरिकता का सबूत दो, ये हमारे भाई कहां से ला करके देंगे? जिस देश में आप रहते हैं उस देश की पोजीशन ये है कि यहाँ बाढ़ आता है, यहाँ सैलाब आता है, पानी में सब कुछ दह भस जाता है, इंसान अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। आप ये बताइए, ये 1 साल की कहानी नहीं, ये बरसों से कहानी चली आ रही है, सदियों से। आज भी यही हाल है। आप इन बाढ़ से पीड़ित लोगों से, जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ है, उनसे आप पूछिएगा कि कागज दो, प्रूफ दिखाओ अपने नागरिकता होने का, ये लोग कहां से सबूत पेश कर सकेंगे? हमारे देश की पोजीशन ये है कि यहां जब किसी घर में आग लगती है, किसी कॉलोनी में आग लगती है, किसी मोहल्ले और बिल्डिंग में और किसी फ्लैट में आग लगती है, तो सरकारी दमकल आते आते घंटों लग जाता है। जब तक के पूरा मकान और पूरी बस्ती जल न जाए, सरकार की तरफ से आग बुझाने वाली गाड़ी नहीं आती। जिस देश की ये पोजीशन हो, उस देश के नागरिकों से ये कहा जाए कि अपने कागज दिखाओ, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। हमारे इस देश की पोजीशन ये है कि खुद सरकार ने देश के विभिन्न और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और जिले में कुछ ऐसे मकान और होम बना रखे हैं, ऐसे सेंटर बना रखे हैं जहां लावारिस यतीम बच्चे और बच्चियां वहां रखे जाते हैं। इन यतीम और लावारिस बच्चों की तादाद कई लाख है इस देश में। आप इन बच्चे और बच्चियों से कहोगे कि तुम इस देश के थे हो तो तुम इसके प्रूफ पेश करो, ये हमारी हुकूमत की बेवकूफी नहीं तो और क्या है। आप इन लावारिस बच्चों को कहां रखेंगे? इस देश की पोजीशन ये है, इस देश की पोजीशन ये है कि इतना बड़ा मजमा छोड़ दीजिए, हमारे स्टेज पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम इन्हीं लोगों से अगर कहें कि आप में का 5 आदमी सिर्फ खड़ा हो जाए, छोड़ दीजिए तो बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं, एक और इससे बड़ी बात बोल रहे हैं। मोदी जी की कैबिनेट में जितने मंत्री हैं, कोई भी मंत्री हलफ लेकर के बोल दे, संकल्प ले, कसम खा करके बोले कि मेरी अपनी फैमिली के सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स और कागज सही है, तो मैं मान लूंगा। कोई ऐसी फैमिली नहीं है इस देश में जिसके कागज पूरे तरीके से सही हो। अगर उसकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट दुरुस्त है तो आईए में कमी है, पहचान पत्र सही है तो आधार कार्ड गलत है, अपना नाम और स्पेलिंग गलत है तो बाप के नाम के स्पेलिंग में गलती है, एड्रेस में गलती है, एज में गलती है, और जितने भी बैंक के पासबुक हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो कह सके इस पूरे देश में कि मेरे फैमिली के सभी मेंबर के सभी कागजात और सभी प्रूफ बिल्कुल सही हैं। इस देश की पोजीशन ये है। जिस देश की पोजीशन ये हो, उस देश के हुक्मरान को चाहिए तो ये था कि अपने देश को अप टू डेट पहले करे, अपने देश को पहले लाइन अप करे, पहले एक मकाम पर लाए, यहाँ की शिक्षा को दुरुस्त करे। इस देश की पोजीशन तो ये है
कि जब 1970 में सर्वे कराया गया कि इस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, तो 1970 के सर्वे में यह बात आई कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ 100 में 34 यानी 34 है, और अनपढ़ लोगों की संख्या इस देश में 66% है। 100 में 66 लोग अनपढ़ हैं। जिस देश की पोजीशन ये हो, उस देश के बाशिंदों से कहा जाए कि इस देश में रहना है तो प्रूफ पेश करना पड़ेगा। ये पागलपनी नहीं तो और क्या है। आज की हालत में, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के डेट में पूरे मुल्क में जितने लोग रहते हैं, पूरे देश में जितने लोग बसते हैं, इनमें 24% आदमी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। 24% का मतलब ये हो गया 25 करोड़ से भी ऊपर लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास, जो पढ़े लिखे लोग आज के डेट में नहीं हैं। आप इतनी बड़ी आबादी से पूछोगे कि अपना प्रूफ और अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम इस देश के हो, आप इतनी बड़ी आबादी को कहां ढकेलना चाहते हो। ये वो प्रॉब्लम है, ये वो संकट है, ये वो परेशानी है, ये वो मुश्किल है जो इस देश के मुखिया ने देश के नागरिकों के सर पे डाली है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है जो इस मुल्क की सच्चाई है। इस मुल्क ने हमेशा जालिमों का, गुरूर करने वालों का, जुल्म करने वालों का मुकाबला किया है। ये एक सच्चाई है कि पूरा देश इस काले कानून के खिलाफ खड़ा हो गया है और पूरे देश ने यह कसम खा लिया है कि यह काला कानून हमारे देश में तो नहीं चलेगा जनाब, हमारे देश में तो नहीं चलेगा। ये बताइए, हम इनसे पूछते हैं कि एक फैमिली का भी कागज दुरुस्त पूरे तरीके से नहीं है। आप पूरे देश में एनआरसी लाओगे, आपके कागज की दुरुस्तगी न होने की मार जनता क्यों झेलेगी? बताइए, पहचान पत्र किसने बनाया था? जनता ने कि आपकी एजेंसी ने? आधार कार्ड किसने बनाया था? आपकी एजेंसी ने। वोटर लिस्ट किसने बनाया था? आपकी एजेंसी ने, सरकारी लोगों ने। गलती तो आपकी एजेंसी ने की, गलती तो आपके लोगों ने की, और इसकी मार जनता झेले, ऐसा हो नहीं सकता। ये जनता के साथ जुल्म होगा, जनता के साथ ज्यादती होगी। और अजीब बात भाई, अजीब व गरीब बात, और आगे सुनिए। वो ये कहते हैं कि आधार कार्ड और पहचान पत्र आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए नहीं काफी है, हम इसको नहीं मानेंगे। आप पहचान पत्र दिखाइएगा, आप आधार कार्ड दिखाइएगा और दूसरा कोई कागज नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप उनसे पूछिए, दुनिया उनसे पूछ रही है, हम भी उनसे पूछते हैं कि अगर पहचान पत्र का कोई वैल्यू नहीं है तो पहचान पत्र और इन्हीं वोटर से जीत करके आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने हैं, आपका क्या वैल्यू है? अगर आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं, पहचान पत्र का कोई वैल्यू नहीं, तो इसके जरिए से चुन करके आई हुई सरकार का भी कोई वैल्यू नहीं। हम सब लोग इस पहचान पत्र को उस वक्त रद्द कर देंगे जब पहले आप अपने सत्ता से तपस्या लीजिए, इस्तीफा दीजिए। आपकी ये गलतियां हैं, आपकी कमजोरी है। इस निजाम की कमजोरी की मार यहां की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने विस्तार से, तफसील से इसलिए बताई ताकि सबके समझ में ये बात आ जाए कि एनआरसी जब इस मुल्क पर लागू होगा तो इसकी मार एक को नहीं अनेक को पड़ेगी, सबको पड़ेगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस देश की सभी जनता इस काले काने उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन जब ये सरकार भी कम चालबाज नहीं है, कम मक्कार नहीं है, कम धोखेबाज नहीं है, ये चोले बदलने में बहुत माहिर है।
जब इसने देख लिया कि एनआरसी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है, तो अब ये कहते हैं कि हम लिखित देते हैं पार्लियामेंट में कि एनआरसी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये ऐलान कर चुके हैं कि हम पूरे देश में एनपीआर लाने जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम जिस स्टेट के रहने वाले हैं, इस स्टेट में सबसे पहले इस देश ने एनआरपी का गजट पास किया है। ये पलटू जी ने सबसे पहले एनपीआर का गजट पास किया। तो जब देश ने एनआरसी का विरोध किया तो एनपीआर का चोला बदल करके जुल्म को लाया गया और काले कानून को लाया गया। अभी ये कह रहे हैं कि अभी जो एनपीआर होगा तो आपसे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। हाय हाय, इतना मूर्ख समझ रहे हैं आप देश के बाशिंदों को, इतना जाहिल समझ रहे हैं आप देश के बाशिंदों को। वो ये कह रहे हैं कि कोई कागज अभी नहीं मांगेंगे, आप जो बोलिएगा ना वही लिख लेंगे, उसी को हम सही समझेंगे। आप बोलिएगा मेरा नाम राम प्रसाद, हाँ लिख लिया राम प्रसाद। मेरा नाम अब्दुल्ला, हाँ लिख लिया अब्दुल्ला। चलिए भाई हो गया। आपने अपने पिताजी का नाम बता दिया, अपने वालिद साहब का नाम बता दिया कि ये है, हाँ लिख लिया। फुला डेट में पैदा हुए, लिख लिया, आपकी बात सही। अम्मी कब पैदा हुई, ठीक है आपकी बात सही, लिख लिया। जो आप बताएंगे वो सब लिख लेंगे। आप तो ये समझे कि हो गया मेरा बेड़ा पार। लेकिन ये धोखाबाज लोग क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद जब आपका धरना खत्म हो जाएगा, आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर ये आपके पास एक रजिस्टर लेकर आएंगे। वही रजिस्टर जिस पर उसने लिख लिया था वो बातें जो आपने जबानी कही थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि हम जो आए थे आपके यहाँ 1 साल पहले, तो आप बोले थे कि मेरी अम्मी का नाम फुला है और फुला गांव में पैदा हुई थी और फुला बेड में पैदा हुई थी, उसका कागज दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए। आप अपने बारे में जो जानकारी दिए थे, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में दिया था, उसका कागज दीजिए। ये मांगेंगे जरूर, इनकी नीयत खराब है। जब ये कागज मांगेंगे, इस देश के 80% से ज्यादा लोग सही कागज नहीं पेश कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा, .d लिख दिया जाएगा आपके नाम के सामने, यानी .full। आप पर शक है कि आप इस देश के हैं या नहीं, लिख लिया गया। उसके बाद अपनी ऑफिस से में आपको बुलाया जाएगा कि आप अपने सभी दस्तावेज और सभी कागज के साथ हमारी फुला ऑफिस में आइए। उस ऑफिस में पूरी जनता को बारी बारी करके जाना पड़ेगा। आप समझाएंगे, लेकिन वहां बहाल ऐसे लोगों को करेंगे जो अंधे भी हो, बहरे भी हो, समझे ही नहीं। आपके समझाने से वो समझेंगे नहीं। लास्ट में वो आपसे यही कहेंगे, नहीं आपकी बात समझ में नहीं आती है। अब इसको हल करने के लिए एक कोर्ट स्पेशल बनाया गया है, आप उस कोर्ट में अपना मुकदमा ले जाइए। चुनांचे अब देश के लोग उस कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और उस कोर्ट में भी ऐसे ऐसे वकील और ऐसे ऐसे जज लाए जाएंगे, जैसा कि आसाम में हुआ कि मामूली किस्म के वकील भी उनसे बेहतर है। हालत फिर ये होगी कि आप कोर्ट से भी हार जाएंगे और 5वां जो स्थान आपके लिए इसने तय कर दिया है, डिटेंशन कैंप, उस कैंप में भेजने का फैसला होगा। आपके मकानों को तोड़ा जाएगा, आपकी जमीनों को नीलाम किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। यह सरकार का नापाक इरादा है। इसलिए हमारा कहना यह है कि हम जिस तरीके से एनआरसी को ठुकराते हैं, एनपीआर को भी रद्दी की टुकड़ी में डालते हैं। आपका एनपीआर भी मुझे मंजूर नहीं, सीए का कानून भी मंजूर नहीं। अच्छा भाई, यहीं पे एक बात और समझिए,
लोगों को ये जाके बुद्धू ये बना रहे हैं, अरे मियाँ लोग को न डरने की बात है। अरे तुमको जो कानून आया है ना सीए का, इसमें तो फला धर्म के लोग को रखिए लेगा। अगर तुम एनआरसी में फेल कर जाओगे, तुम कोर्ट में हार जाओगे, तुम अगर अपना कागज नहीं पेश कर पाओगे, तो ये जो सीए का कानून आया है, इस कानून का तुमको लाभ मिलेगा और तुमको इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। हाय बुद्धू लोग, तुम बुद्धू बनाते हो यहाँ की अक्लमंद पब्लिक को। कैसे बुद्धू बना रहे हो? बुद्धू, अब गौर से सुनिए मेरी बात। बुद्धू वो ऐसे बना रहे हैं कि पहले वो इंडियन होने के लिस्ट से आपको खारिज करेंगे। पहले तो गोया कि आपको कहना पड़ेगा कि मैंने मान लिया कि मैं इस देश का वासी नहीं हूं, मैंने मान लिया कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। चलिए कृपा कीजिए, मेहरबानी कीजिए, हमको बांग्लादेश से आने ही का सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम बांग्लादेशी बन के हम इस देश में रहेंगे। हमको पाकिस्तान से आने का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम पाकिस्तानी बन के रहेंगे। हमको अफगानिस्तान से आने का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम अफगानी बन करके रहेंगे। ये बताइए इस देश की जनता को, जो इस देश के असल रहने वाले थे, पहले इनकी नागरिकता छीन। ये जो कहते हैं ना कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। आपको समझ में आएगा कैसे लिया जाएगा? कैसे लिया जाएगा? पहले तो कहना पड़ेगा कि आप इंडियन नहीं हो, हम इंडिया के हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन पहले मुझको कहना पड़ेगा कि नहीं, हम नहीं है। कृपा कीजिए कि बांग्लादेशी सर्टिफिकेट दे दीजिए, पाकिस्तानी सर्टिफिकेट दे दीजिए, अफगानी सर्टिफिकेट दे दीजिए, और हम इस देश में रहेंगे। इस देश के लोगों को जलील करना है, इस देश के लोगों की तौहीन है, जिसको देश के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और किसी भी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीए के कानून के जरिए से अगर आप किसी को लाभ देंगे, तो भाई उसको बांग्लादेशी कह करके ना कि इंडियन कह करके बताइए। जवाब कोई हमको दे सकता है? किसी के पास, सरकार के पास जवाब नहीं है। आप सीए का ठप्पा लगा करके और माथे पर कलंक लगा करके जीना नहीं चाहती है इस देश में। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों का है, हमने इस देश को सींचा है। हमारे देश में हमको तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हमारा वजूद खुद सर्टिफिकेट है कि हम इस देश के हैं। तो सीए के कानून के जरिए से, एनआरसी के जरिए से, एनपीआर के जरिए से इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं और इस देश पर मनुस्मृति का कानून लाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को बर्बाद करना चाहते हैं और इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जैसे लोग, आप जैसे बहादुर, आप जैसे जियाना लोग जब मैदान में आ गए हैं, सरकार को बैक होना पड़ेगा, सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। लेकिन क्या कहिए, क्या कहिएगा? शामत आई हुई है देश के मुखिया लोगों की कि ये अपने नाक का मसला बनाए हुए हैं कि अगर हम कानून वापस ले लेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। हे भगवान, या अल्लाह, अरे तुम इस काले कानून को वापस लोगे तो तुम्हारी नाक कटेगी नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि नाक और ऊंची होगी तुम्हारी। काले कानून को वापस लोगे तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत में चार चांद लग जाएगा कि तुमने जब पब्लिक का ओपिनियन देख लिया, जनता की राय जान ली, तो अच्छे शासन और अच्छे हुक्मरान की ये निशानी रही है कि जब वो कोई कानून बनाते हैं और कानून बनाने के बाद पब्लिक ओपिनियन उस कानून के खिलाफ आ जाता है, तो वो पब्लिक हित में अपने कानून को वापस ले लेते हैं। ये अच्छे शासक की निशानी है, ये अच्छे हुक्मरानों की अलामत है। आप अगर कानून काला वापस लेंगे तो दुनिया आपको अच्छा कहेगी, बुरा नहीं कहेगी। अब फैसला उनको करना है कि वो अच्छाई का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या बुराई का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। भाई, इस देश की जनता आपके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और अफगानी होने
कि सर्टिफिकेट तो आपसे नहीं लेगी, लेकिन पूरी दुनिया आपको बुरे होने की और अच्छे शासक न होने की सर्टिफिकेट देगी अगर आप इस कानून को वापस नहीं लीजिएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, इमारत शरिया की सरजमीन जिसने इस मुल्क की आजादी में अहम किरदार अदा किया, और इमारत शरिया का मतलब आप सब हैं, आपकी सरजमीन है, आपके इलाके के लोगों की कुर्बानी और बलिदान है इमारत शरिया को आगे बढ़ाने में। तो इमारत शरिया ने इस मुल्क की आजादी से पहले से लेकर आज तक काले कानून के खिलाफ हर तरह का एहतजाज किया, हर तरह का प्रोटेस्ट किया, इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क के कानून को बचाया, इस मुल्क के गरीब और दबे कुचले लोगों की हमेशा इमारत शरिया ने वकालत की। आज भी जब बैठ जाइए, ये सब वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि पीछे से मैंने एक बहुत बड़ा जमघट देखा जो हमारे देश के सभी धर्म के लोगों का इस काले कानून की मुखालफत के लिए आ रहा है। ये हमारी कामयाबी की दलील है। ये हमारे हरिजन समाज के लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ अत्याचार किया गया, ये वो लोग हैं जिनको अपने साथ खाने पीने नहीं दिया गया। बैठ जाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाई जहाँ है वहां बैठ जाए। आजादी का बुलबुल बज चुका है, नाइंसाफी